ये तो सरप्राइजिंगली उसके पीछे मेरा व्यू ये है कि मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत ख़राब स्टूडेंट रहा हूँ। बहुत ख़राब मतलब अच्छा नहीं रहा हूँ, बहुत ख़राब तो शायद नहीं था। तो जब आप सबसे आखिरी बेंच पर बैठते हैं स्टूडेंट लाइफ में, सारी शरारतें करते हैं, बहुत सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेकर, आपके पेरेंट्स को आपकी चिंता बहुत ज़्यादा होती है कि ये कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और फिर जब आपको पढ़ने का शौक़ हो जाता है तो पढ़ाते समय मुझे ये अपने आप समझ में आता है कि सबसे पीछे बैठा बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा होगा, क्योंकि मैं उस फेज को लंबे समय तक जी चुका हूँ। सो मे बी आई हैव एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी नीड्स। वहाँ से बात को शुरू करना। फिर मुझे मेरे पेरेंट्स ने बचपन से डिबेटिंग में उतारा स्कूल के मंच पर। तो 2000 बच्चों के सामने मैं स्कूल टाइम में खूब डिबेट्स बोलता था, पोइट्री बोलता था। वो जो एक्सपीरियंस मिलता गया, फिर मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत डिबेटिंग की और मतलब स्टेज एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा की। मुझे लगता है कि उन एक्टिविटीज़ ने मुझे बोलने का तरीका सिखाया। हंसी मजाक करना मेरी बचपन से आदत रही है, फितरत रही है। तो बोलने का कॉन्फिडेंस, हंसी मजाक करने की क्षमता, सबसे कमज़ोर बच्चे के मन में क्या दुविधाएं होंगी उनको समझ पाना, और फिर अंत में मेरा स्वधर्म जो है, जिसको गीता में कहते हैं कि आप वही काम सबसे अच्छा करेंगे जो आपका स्वधर्म है। मुझे लगता है कि मेरा स्वधर्म दरअसल पढ़ना पढ़ाना ही है। सो व्हेन आई टीच आई फील लाइक आई एम इनटू ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आइडिया लग जाता है। ये ठीक वैसे ही जैसे आपको पॉडकास्ट के दौरान अंदाजा हो जाता होगा कि कौन सा कितना चले सही है। एक इंट्यूशन का लेवल आ जाता है कोई भी काम करते हुए। लंबे समय तक आप तो कोई काम करते हैं, सो यू गेट टू अंडरस्टैंड हु हैज द पोटेंशियल टू गेट थ्रू। आइडिया हो जाता है। Congrats to everyone who succeeded. पर इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर था 2023 वाला, वो अब तक का सबसे मुश्किल पेपर हम कह सकते हैं। मतलब 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ प्रीलिम्स, वो सबसे मुश्किल पेपर था। लेकिन इसमें एक बार ध्यान रखिए, 2 पेपर्स होते हैं, आपको शायद आइडिया हो। एक जनरल स्टडीज का है जिसके बेस पे मेरिट बनती है, एक सीसेट है जिसके बेस पे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जनरल स्टडीज का पेपर बहुत मुश्किल था। थोड़ा सा इस बार कंसेप्चुअल की जगह उन्होंने फैक्चुअल एलिमेंट ज़्यादा डाल दिया था। और उसमें चिंता की बात इसलिए नहीं होती कि जनरल स्टडीज़ में देखिए, जैसे 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, लगभग 5-6 लाख लोग 12 से 15 हज़ार के बीच में प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, क्वालिफाई 15 हज़ार ही करेंगे या 14 हज़ार ही करेंगे। तो पेपर मुश्किल आने से अल्टीमेटली क्या होगा, कट ऑफ कम चली जाएगी। टॉप 14,000 हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स स्टेज। इसलिए वो पेन तो होता है कि बहुत मुश्किल पेपर है, बट अल्टीमेटली 14,000 हैव टू क्वालिफाई। ये हो सकता है कि एक सेगमेंट से क्वेश्चन ज्यादा आ गए, एक से ज्यादा मुश्किल आ गए, तो जिनका उसमें कमांड थी वो फायदे में आ गए, जिनके उसमें कमांड कम थी वो नुकसान में आ गए। बट जनरली 14,000 हैव टू गेट सिलेक्टेड इन द प्रीलिम्स। सीसेट क्या है कि वो क्वालिफाइंग है। वी हैव टू स्कोर 1/3 33% मार्क्स इन दैट पेपर। उससे मैथ्स आता है, रीजनिंग है और कॉम्प्रिहेंशन है। यूपीएससी पिछले 3-4 साल से मैथमेटिक्स का पोर्शन ना केवल बढ़ा रही है, जो कि ठीक है, लेकिन वो एक अनुपात होना चाहिए ना। पहले क्या था कि 80 क्वेश्चंस में से लगभग 1/3 होते थे कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स। सो इवन इफ ए स्टूडेंट इज नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, ही और शी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज 27 क्वेश्चंस आर टू बी करेक्टेड। तो यूपीएससी ने मैथ्स का थोड़ा सा प्रपोर्शन बढ़ाया, बढ़ते बढ़ते वो करीब 40 क्वेश्चन तक आ गया 80 में से। वो भी लोग मैनेज करते हैं किसी तरह से, क्योंकि बाकी 40 क्वेश्चन तो हैं ही, और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। इस बार जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, आईआईटी के बहुत सारे बच्चों ने ये कहा मुझसे, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि पेपर देख के हमारे होश उड़ गए। बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी से बीटेक हैं, उनका सीसेट नहीं हुआ है। सच लेवल ऑफ मैथ्स क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन जो कैट के एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्टली वो सवाल पूछे गए हैं। एक पिटीशन कुछ बच्चों ने लगाई कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, पर रिजल्ट आ गया है। तो उससे ये जो डिफरेंस आया इस बार, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं ईएस में, मतलब आईपीएस में हो गए, आईआरएस में हो गए, एंड दे वर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर रैंक। बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं करीब ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फिर से एग्जाम दिया आईआरएस आईपीएस बनने के बाद। उनमें से कम 30-35 का प्रीलिम्स नहीं हुआ इस बार। लेकिन
अल्टीमेटली प्रीलिम्स तो हुआ ही है 14,000 लोगों का। तो ऐसे लोग जिनका मैथ्स अच्छा था, बाकी बहुत आइडिया शायद नहीं था एग्जाम का, उनका हो गया। तो मेंस में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया इस बार। होना क्या चाहिए यूपीएससी को, मुझे नहीं पता क्या अप्रोच है उनके, क्या समझ है। प्रीलिम्स का एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप इतना मुश्किल कर देंगे कि बहुत सारे योग्य लोग वहीं खत्म हो जाएंगे। इतना मुश्किल, और मुश्किल भी उन चीजों में जिनका यूपीएससी में करियर से बहुत लिंक है नहीं। एक बेसिक लेवल की डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, बेसिक मैथ्स, परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन समझ में आता है, आना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टूल्स आने चाहिए, समझ में आता है। पर अब आप नंबर सिस्टम के नाम पर कैलकुलस के लेवल के सवाल पूछेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है उसके करियर से, और है भी तो इतना कि ट्रेनिंग में आराम से कोई सीख लेगा। तो मेरे ख्याल से वो पेपर बनाने वालों की पॉलिसी में या तो कोई अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक है, या इस बार एक एक्सीडेंट हुआ है, अगली बार शायद ठीक हो जाएगा। हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि असल में बहुत कम लोग हैं जो डिटैच होकर काम कर पाते। अगर मैं जिंदगी में, जैसे आपका एग्जाम्पल ले, आपका ब्रेकअप हुआ कुछ दिन पहले जैसे आपने बताया, अब आपके मन में दो बातें हो सकती हैं। आपको जितना मैं समझ रहा हूँ आपके मन में दूसरी बात ही होगी, लेकिन मैं एक समझाने के लिए, कुछ लोग इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि मेरा हुआ है तो फिर कोई भी प्रेम ना कर पाए दुनिया में, कोई भी करेगा तो मुझे जलन होगी, चुभन होगी। ये वो स्थिति है जब मैं चाहता हूं कि मेरा दुख हर आदमी का दुख बन जाए। उल्टा चाहते हैं कि सबका सुख मेरा सुख हो जाए और दुख मेरा सबका हो जाए। इंसान के बड़े होने का मतलब है कि जब दुख हो तो वो अकेला झेले, सुख हो तो बांटे। तो मेरा ब्रेकअप हुआ लेकिन किसी और का ना हो, ना ही बनूं, एक ये अप्रोच है। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, मैंने कई एग्जामिनर्स को, क्योंकि मैं टीचिंग की दुनिया में हूँ, डीयू में भी पढ़ाया मैंने कुछ समय तक, तो एकेडमिक्स के लोगों को जानता हूँ। कम लोग हैं जो अपनी कुंठाओं से बाहर निकल पाते हैं। बहुत लोग इस कुंठा में, फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी भर रहते हैं कि मैं जो नहीं कर पाया था कोई और कैसे कर लेगा। और ये सैडिज्म होता है, दुख पैदा करना और उसको एंजॉय करना। मेरे ख्याल से सबसे गहरी ट्रेनिंग एकेडमिक्स में, एजुकेशन में ये चाहिए कि एक कायदे का इंसान कैसे बना जाए और बिना सैडिस्ट हुए दूसरों की खुशी में थोड़ी अपनी खुशी तलाशने की आदत हमें पड़ जाए तो बेहतर है। एम्पैथी की ट्रेनिंग मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मुझे आइडिया है नहीं कि उसका क्या करिकुलम था, लेकिन एम्पैथी की ट्रेनिंग घरों में भी होती है। अगर पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी, पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, तो एम्पैथी घर में भी सिखाते हैं। अगर दादाजी घर में हैं, दादी जी घर में हैं और बच्चों से कहते हैं कि उनके पैर दबाओ रोज रात को, अब इसको हो सकता है कोई वेस्ट के नजरिए से चाइल्ड लेबर कहे या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कहे, पर मेरी नज़र में इससे बच्चा दो चीज़ें सीखता है। एक वो ह्यूमिलिटी सीखता है, विनम्रता सीखता है, और एक एम्पैथी सीखता है कि अगर मेरे दादाजी की टांगों में दर्द रहता है और मैं उनके पैर दबा रहा हूँ, तो एक तो मैं आधा घंटा उनके साथ गुजार रहा हूँ, दूसरा मुझे ये समझ आ रही है बात कि मेरा जीने का धर्म केवल मौज करना नहीं है, सेवा करना भी मेरे जीवन के, और मैं उनके दर्द को नहीं बांटूंगा तो कौन बांटे। तो और एक विनम्रता, अगर जैसे मैं टीचर हूँ, कई बच्चे मेरे पैर छूते, मैं अच्छा नहीं फील करता हूँ, मैं उनको मना करता हूँ। और इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस, मैं ये बिलीव करता हूँ कि पैर छूना अपने आप में एक बड़ा जरूरी कदम है, स्पेशली बच्चों के लिए। उनको झुकने की आदत रहनी चाहिए, और पैर में झुकना हम सिंबॉलिकली ये मानते कि आप व्यक्ति को सबसे ज्यादा सम्मान जो दे सकते हैं वो पैर छू के दे रहे हैं। और पेरेंट्स को कम से कम इतना सम्मान मिल जाना कि मेरा बच्चा मुझे अप्रिशिएट करता है, कम से कम थैंकफुल है, ग्रेटिट्यूड है, ये इमोशनल बॉन्डिंग तो है, एम्पैथी तो है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट वेस्ट में 20-25 साल पहले आया, लेकिन ये तो अतीत में कब से चल रहा है। जब बुद्ध कह रहे थे कि करुणा ही है जो संसार को जोड़ती है, जब भवभूति उत्तर रामचरितमानस में एक और रस करुण एवं कह रहे हैं कि दुनिया में एक ही रस है, वो करुण रस है, तो ऐसा थोड़ा ना कि एम्पैथी की ट्रेनिंग पश्चिम से हमें सीखनी पड़ेगी। एम्पैथी तो अतीत में कितनी बार, वाल्मीकि हमारे संसार का पहला कवि, पहली बार कवि क्यों बना? क्रौंच पक्षी का जोड़ा खेल रहा था, एक शिकारी ने एक पक्षी को मार दिया, अब प्रेम में रत पक्षियों में से एक नीचे गिरा। वो जो मोमेंट है, उस मोमेंट में दुनिया का पहला कवि बना है। वेदना कितनी हुई होगी, पीड़ा कितनी हुई होगी। और उन्होंने तो लिखा, मां निषाद प्रतिष्ठाम तो मगवी शाश्वती समा, एक संस्कृत की पंक्ति आती है जहां से
रामायण की शुरुआत होती है। इसी पर छायावाद के एक कवि ने, छायावाद इज 1918 to 1936, उसमें एक कवि ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पहली कविता तो आह से पैदा हुई होगी और आंखों से बही होगी। कविता लिखी थोड़ा ना जाती है, कविता तो बहती है आंखों से और जुबान से बहती है। कालिदास ने मेघदूत लिखा। मेघदूत में यक्ष है, यक्षिणी है, उनके प्रेम की कहानी है, विरह की कहानी है। और एक कवि है नागार्जुन, उन्होंने कालिदास पे लिखा और कहा कि एक पंक्ति आती है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष के तुम रोए। यक्ष नहीं रोया था, यक्ष की आंखों से जो बह रहा है, कालिदास तुम्हारे आंसू हैं। और नागार्जुन कवि कह रहे हैं कि मैं पहचान रहा हूं कि आंसू तुम्हारी होने में और लेखक होने में ऐसा होता है। और ये बात ठीक है, एम्पैथी ना हो, अल्टीमेटली इंसान होने का सबसे गहरा मजा तो इमोशंस में ही है। और यदि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं दूसरों के साथ, और कनेक्ट करने का मतलब है उनके दुख में उनके साथ खड़े होना। मतलब आसान पेपर से भी सिलेक्शन उतने ही होंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सीसेट के पेपर में, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है और आप बहुत अच्छे बच्चों को बहुत मामूली वजह से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ये थोड़ा चुभने वाली बात है। मैं उन्हें इतना ही कहूंगा कि जो इस बार पेपर था सीसेट का, अगर आपका मैथ्स बहुत खराब है तो बस अगली बार से इतना ध्यान रखें कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन के ही सवाल करें, नंबर 2 पर रीजनिंग के सवाल करें, प्रैक्टिस करें कि पहले इनके सवाल कैसे करने हैं। और किसी भी हालत में 35 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। सो इफ यू कैन डू 31 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 राइट, यू आर थ्रू। और ये इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ तक कि 35 क्वेश्चन में 30 भी ठीक कर देंगे और बाकी 45 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे, तब भी क्वालिफाई कर लें। मैं ये कहूँगा कि या तो मैथ्स सीख लें, अगर मैथ्स में दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन में खूब प्रैक्टिस करें। इतनी प्रैक्टिस करें कि वो, क्योंकि क्या होता है कि 80 क्वेश्चंस 120 मिनट में करने हैं तो यू हैव 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। बट इफ यू डिसाइड दैट यू विल अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस, देन यू हैव 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन में 3 मिनट लगाने का चांस मिल जाता है। और वो 2 ही सेगमेंट्स करें, 40 ही क्वेश्चन करें। जब क्वालिफाई ही करना है, 27 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। होता क्या कि मैथ्स के क्वेश्चन जिन्होंने उठाए इस बार पहली बार, मुझे एक IIT के बच्चे ने बताया कि 8 मिनट पर क्वेश्चन की एवरेज इस बार आ रही है जो सॉल्व कर रहे हैं। इतना मुश्किल पेपर है। क्वेश्चन पेपर की डिमांड है 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, आपके क्वेश्चंस का लेवल 8 मिनट वाला है। तो जो मैथ्स में उलझा जनरली फंस गया। सो आई विल सजेस्ट थ्रू योर पॉडकास्ट कि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को चुन चुन के पहले सॉल्व करें जल्दी से जी। 1.5 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन कर लें। उसके बाद मैथ्स के वो क्वेश्चंस करें जो उनको आते हैं। एंड इफ यू कैन अटेम्प्ट 40-45 क्वेश्चंस, इट्स फाइन। क्योंकि देखिए, पहली बात, यूपीएससी सच में एक बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूशन है, इस पे कोई मतलब किंतु परंतु का मामला नहीं। ये है कि यूपीएससी इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। क्योंकि क्या होता है, जब आप सिस्टम चलाते हैं तो दिक्कतें अलग होती हैं। सिस्टम को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। सिंस आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूशन ऑफ माई ओन, हम लोग 1500 लोग काम करते हैं दृष्टि में, हम लोग मिलकर चलाते हैं इंस्टीट्यूशन। क्या होता है कि आलोचना करना इतना आसान काम है, आप कोई भी एक लूप होल ढूंढेंगे, आलोचना कर सकते हैं। पर सिस्टम को चलाना इस तरह से कि उसमें एक भी लूप होल ना हो, बहुत मुश्किल काम होता है। सो व्हेन आई एम्पैथाइज विद द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एज वेल, तब मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, जनरली वो कोशिश करते हैं चीजें ठीक रहें, एक्सेप्ट कभी कभी उनके कुछ मेंबर्स की राय ऐसी होती है जिससे हम एग्री नहीं कर सकते। जैसे 2008 से 14 के बीच में यूपीएससी में बहुत चेंजेस हुए, ड्रास्टिक चेंजेस हुए, जो मैं आज तक मानता हूं कि वो ठीक नहीं है। उनमें कई चेंजेस सीधे सीधे इंडियन लैंग्वेजेस के खिलाफ थे, नहीं होना चाहिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी है, हिंदी है, मराठी है, तमिल है, किसी को नुकसान क्यों होना चाहिए? शहर का बच्चा, गांव का बच्चा, किसी को नुकसान क्यों होना चाहिए? पर जब आप कुछ ऐसी चीजें इंड्यूस करते हैं जो सीधे सीधे किसी को नुकसान पहुंचाती हैं, तो सवाल उठता है कि ये गलत अप्रोच है आपकी। तो यूपीएससी इन जनरल इज ए गुड इंस्टीट्यूशन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। उनको प्रीलिम्स में मैथमेटिक्स का जो मानिया उनके दिमाग में बैठा हुआ है और जो फोबिया बच्चों के दिमाग में, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, है ना। इतना मैथ जितना यूपीएससी के पास चाहिए, कि आईएएस को कितना मैथ चाहिए, उसको बहुत गहरे प्रश्न मैथ्स के आने चाहिए। उसको इतना आना चाहिए कि वो टेबल्स, ग्राफ बना सकता हो, समझ सकता हो, कैलकुलेशंस कर सकता हो,
कोई रिपोर्ट आई है कैलकुलेशन से, चेक कर सकता हो, उसकी कैलकुलेशन फास्ट भी हों, यहाँ तक समझ में आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकता हो, डेटा सफिशिएंसी देख सकता हो, डेटा मैनिपुलेशन तो नहीं लेकिन डेटा एनालिसिस कर सकता हो, ये सब पूछ लीजिए। वही लोग कर सके जिनका मैथ्स बहुत गहरा है, इसकी जरूरत नहीं है। रीजनिंग में जरूरी है भाई, अब वो पूछ ही रहे हैं। और सरप्राइजिंगली सीसेट में 2 सेगमेंट्स हैं, एक है इंटरपर्सनल स्किल्स और एक है डिसीजन मेकिंग। उस पर एक भी सवाल नहीं पूछ रहे 4-5 साल से। जबकि when you become an IAS or IPS officer, basically what you have to do is you have to take decisions, you have to communicate with the public. उस पर आप सवाल ही नहीं पूछ रहे, एक भी नहीं पूछ रहे सवाल। जबकि पहले 10 सवाल आते थे, 10 से 9 हुए, 8 हुए, उसके बाद 4-5 साल से 0 है। तो मुझे लगता है कि फोकस को लेके थोड़ा देखना है। मेंस उनका जनरली इस समय ठीक है, बस उसमें थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इवैल्यूएशन में, मॉडरेशन, स्केलिंग सारे सब्जेक्ट्स के बीच में, मीडियम्स के बीच में, मुझे लगता है कि स्केलिंग के मामले में थोड़ा सा वो कमजोर हैं। मीडियम्स के बीच में वो हो सके तो अच्छी बात है, किसी को फायदा ना पहुंचे लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचे, बेसिक बात सिर्फ है। इंटरव्यू इज सो सब्जेक्टिव। इंटरव्यू के लेवल पर तो मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, या तो रिसोर्सेस की दिक्कत है या पॉलिसी पैरालिसिस है। आप सोच के देखिए, इस बार जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मैं तो करीब 70-80-100 बच्चों को जानता हूं जो सिलेक्ट हुए हैं। कुछ पैनल्स हैं, 2 इंटरव्यू पैनल्स ऐसे थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका भी, उनमें जो गया उसकी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि वो वही सैडिज्म है, पता नहीं कोई कुंठाएं हैं, बच्चों को नंबर देते ही नहीं है जी। आप सोचिए कि 6-7 पैनल्स यूपीएससी में है इंटरव्यू के, उनमें से एक पैनल ऐसा है जिसमें एक बच्चे को एवरेज मार्क्स 170 का सब मिल रहे हैं, और एक अच्छा बच्चा वहां जाएगा तो मान लीजिए कि 190 ले लेगा, वही बच्चा गलती से दूसरे रूम में चला जाएगा तो 150 लेके आएगा। और 40 नंबर का डिफरेंस यूपीएससी का मतलब होता है कम से कम 400 रैंक का डिफरेंस। एक नंबर पे 10-10 रैंक होते हैं यूपीएससी में, इतना सब्जेक्टिव है। फिर मैं वो कहूंगा, वो कोशिश करते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं, अच्छा एवरेज सब पैनल्स की ऑलमोस्ट सेम आ जाती है, बस डिफरेंस का है डेविएशन में। अगर एक बोर्ड में सबको 160, 180, 160, 180, 170, 170 मिल रहे हैं और दूसरे में 130, 210, 125, 205 ऐसे मिल रहे हैं, एवरेज सेम आ गई। किसी बोर्ड में जाएंगे तो 170 के ऊपर जा ही नहीं सकते, प्लस का स्कोप मिल जाता है, किसी में 130 पाने का रिस्क हो जाता है। तो मैं कई बार सोचता हूँ, अगर यूपीएससी मुझसे, खैर पूछते नहीं वो लोग, मैं तो चाहता हूँ कि सरकार पूछे मुझसे कभी, अगर पूछे तो सिंपल सॉल्यूशन है। 25 मार्क्स का एक इंटरव्यू ले रहे हैं, आप 100 के 3 कर लीजिए, 3 पैनल्स में इंटरव्यू करवा दीजिए। कहते हैं कुछ और मेंबर्स लाइए, टाइम बढ़ाइए, कुछ भी कीजिए भाई, ये देश का भविष्य है, किसी बच्चे का भविष्य है। आप केवल कुछ रिसोर्सेज बचाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को आईएएस बना देंगे जो अगले 35 साल तक परेशान करेगा आपको। इससे बेहतर है कि आप 3 इंटरव्यू ले लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मेंबर्स जानबूझ के नंबर कम दे रहे हैं, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है। जैसे आप स्कूल में जब पढ़ते होंगे, उसका मार्किंग पैटर्न काफी लिबरल होगा, उसका बहुत टफ होगा, मतलब वो भी एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। ऐसा हो सकता है कि जिंदगी में खुश है, पर उसने बचपन में देखा है कि सबसे अच्छे आंसर पे 10 में से 6 नंबर मिलते हैं, बेंचमार्क 6 का बना हुआ है, वो 6 के ऊपर जाता ही नहीं। व्यक्ति हो सकता है कि जिंदगी में बहुत खुश ना हो, पर बेंचमार्क उसके दिमाग में 8 का बना हुआ है जी, वो 8 तक जाता है। और इतना सब्जेक्टिव है कि यूपीएससी मेंबर्स को कितना समझाए कि बराबर करो। इसका सॉल्यूशन सही बात यह है कि आप एक इंटरव्यू के बजाय 2-3 कर लीजिए, तो कम से कम जो स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी कम